हेलो नमस्ते। मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ने वाले हैं हम लोग। अब सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किस चीज़ के लिए भाई? हमारे इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है या नहीं, और यदि है तो कौन कौन सा प्रोविजन है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया। बहुत इजी है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इजी है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो पढ़ना अपन को, है ना। चल, टॉपिक समझ में आ गया। देखो, हम लोग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा बात बताना चाहता हूँ। इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड जो भी वीडियोस आपको देखना है, आप प्लेलिस्ट विजिट करो चैनल का, आपको सारा वीडियोस मिल जाएगा। चलो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, तो उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं था, है ना। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इन्फोर्स हुआ इंडिया पे, उस टाइम पे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, कंटेन नो स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखो, तो सवाल ये है, ठीक है सर, आप कह रहे हो कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन जब आया उसमें प्रोविजन नहीं था, तो क्या प्रोविजन था भी या नहीं, या है भी या नहीं? तो बिल्कुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविजन है। तो हम लोग देखते हैं आखिर ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोविजन है वो कहाँ है। अच्छा, वो प्रोविजन कहाँ है उसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा कहानी सुनना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग कहानी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, इन्वायरमेंटल के प्रोटेक्शन के लिए कैसे प्रोविजन आया, इसकी कहानी आपको मिलेगा। यहां से सुनो आप। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ था, उसमें तभी की हमारी जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी इस डिक्लेरेशन में पार्टिसिपेट की थी। जब इसमें पार्टिसिपेट की थी, उसके बाद जब इंदिरा गांधी जी इंडिया आई, तो यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड हुआ, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था। आई होप आप सारे लोगों को पता होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd, है ना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आई होप ये सब लोगों को पास है। ये इस टाइम इंदिरा गांधी की लीडरशिप में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था 1976 में। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पास हुआ था, अमेंडमेंट एक्ट, इसमें दो प्रोविजन जोड़ा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दो प्रोविजन ये जोड़ा गया, आर्टिकल 48A और 51A में एक क्लॉज जोड़ा गया जी, है ना। तो ये दो जो आप देख रहे हो ना, ये दो प्रोविजन, ये किस चीज के लिए था? इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। अब सवाल है, ये जो आर्टिकल 48A ऐड करा गया था, नया प्रोविजन जो ऐड करा गया था, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऐड करा गया था। और 51A सब क्लॉज जी जो जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज में। आई होप ये पता आपको चल गया होगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कहां से प्रोविजन आया आपको पता नहीं। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ था 1972 में, वहां इंदिरा गांधी पार्टिसिपेट की और वहां पे बातचीत चली। तो वहां से जब इंदिरा गांधी अपने देश में आई, तो इंदिरा गांधी को, मतलब उनकी लीडरशिप में ऐसा लगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ प्रोविजंस होना चाहिए, तो ऐड करा गया, है ना। ऐड करने की कहानी आपको समझ में आ गई। तो सवाल ये है कि सर ठीक है, आप बता रहे हो दो ऐड हुआ, तो आप ये दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताओ ना। चलो, तो एक आप देख ले, DPSP, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक डाला गया 48A, और आप जानते हो फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड करा गया एक प्रोविजन 51A सब क्लॉज जी, है ना। चलो, अब सवाल है सर, ठीक है आप बोल रहे हो 48, तो हम लोग देखते हैं 48 में क्या है ना। 48 में क्या ऐड करा गया? 48 में ये ऐड करा गया कि स्टेट का ये ड्यूटी हो, जहां पे सेल लग जाता है ना, आई होप आप लोग लॉ में पढ़े होंगे, जहां पे सेल लग जाता है उसका मतलब होता है वो ड्यूटीज हो जाता है, इंपोज करा जाता है। तो स्टेट को ये इंपोज करा गया, ये ड्यूटी इंपोज करा गया है कि स्टेट क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। क्या करेगा भाई? प्रोटेक्ट करेगा और इंप्रूव करेगा। किसको? इन्वायरमेंट को। फिर से सुनो,
आर्टिकल 48 क्या बोलता है, हमारा जो स्टेट है, स्टेट क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और इंप्रूव करेगा, किसको, इन्वायरमेंट को, और क्या करेगा, सेफ गार्ड करेगा। क्या करेगा भाई, तीन वर्ड सुनो, प्रोटेक्ट, इंप्रूव, सेफ गार्ड। किसको करेगा, स्टेट। ये सब कौन करेगा, अपन स्टेट, ठीक है। स्टेट क्या करेगा भाई, प्रोटेक्ट करेगा, इंप्रूव करेगा, सेफ गार्ड करेगा, किसको, इन्वायरमेंट को, ठीक है। इन्वायरमेंट को सेफ गार्ड करेगा प्लस वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट को। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे आर्टिकल 48A जो है ये ड्यूटी बताती है, ये स्टेट का ड्यूटी है भाई, स्टेट का ये ड्यूटी है कि प्रोटेक्ट करेगा इन्वायरमेंट को, इंप्रूव करेगा और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करेगा, ठीक है। आई होप ये आपको आइडिया लग गया होगा कि आर्टिकल 48 क्या करता है। देखो यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात हो रही है ना, इन्वायरमेंट की बात हो रही है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ये भी इन्वायरमेंट हुआ, तो इन्वायरमेंट की बात हो रही है, कहां से ऐड हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये चीज ऐड करा गया, आर्टिकल 48A। चलो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी। तो देखो आर्टिकल 51A जैसे हो गया, आपको ये ऐसे ध्यान में आ गया होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यहां पे क्या करा गया, आप वहां पे क्या देखे थे 48 में, वहां पे आपने ये देखा था, यहाँ जस्ट ऊपर में देखा ना आपने यहाँ पे, चलो मैं यही लिख देता हूं 48 में, 48A कर लो। यहां पे आपने देखा स्टेट का ड्यूटी था, स्टेट का ड्यूटी था ना। अब यहां पे देखो आप, यहां पे आपको देखिएगा 51A सब क्लॉज जी, यहां पे आपको सिटीजन्स की ड्यूटी दिखेगी, ठीक है। तो ये जो अपना सब क्लॉज जी है 51A का, इसमें देखो यहां भी सेल लगा हुआ है, मतलब यहां पे भी ड्यूटी है किसका, यहां पे ड्यूटी है एवरेज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का, हर एक सिटीजन्स ऑफ इंडिया का ये ड्यूटी है कि हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और इंप्रूव करेंगे। ये हमारा ड्यूटी है कि हर एक सिटीजन्स को, इंडिया के सिटीजन्स को हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और इंप्रूव करना है। अब सवाल है, ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट है इसको अपन क्या करने वाले, जो हमारे देश का सिटीजन्स होंगे वो इसको क्या करेंगे भाई, प्रोटेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और इसको इंप्रूव करेंगे। तो सवाल है, ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट है अपना, इस नेचुरल इन्वायरमेंट में देखो क्या क्या आ जाएगा, फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, ये सब आ जाएगा किसके अंदर, ये नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर। आई होप ये क्लियर हो गया। पहला में आर्टिकल 48A में आप देखे, वहां पे स्टेट की ड्यूटी है, यहां पे हम सिटीजन्स का ड्यूटी, आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी में हम इंडियन सिटीजन्स की ड्यूटी ये है कि हम लोगों को अपना इन्वायरमेंट को क्या करना भाई, प्रोटेक्ट करना है और इंप्रूव करना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो यहां अपन दो चीज देखे, यहां पे अपन कॉन्स्टिट्यूशन में दो प्रोविजन देखे, है ना, दो प्रोविजन देखे, और यहां पे आप देखना एक तरफ स्टेट को डायरेक्शन दिया जा रहा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, एक तरफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या, यहां पे दो चीज देखोगे, है ना, यहां पे टू फोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दिखेगी, है ना, दो फोल्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिख रहा होगा। एक तरफ आपने देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन देता है स्टेट को, किस चीज के लिए भाई, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन के लिए। वहीं पे सिटीजन्स का ये ड्यूटी देता है, दूसरे तरफ हर एक सिटीजन्स का ये ड्यूटीज है कि हम लोगों को हेल्प करना है क्या चीज में, प्रिजर्वेशन में, और नेचुरल इन्वायरमेंट को बेसिकली हम लोग को प्रोटेक्ट करके रखना है। आपने देखा ना, यहां पे दो तरह से बात हो रही है, एक तरफ डायरेक्शन है किसके पास, डायरेक्शन किसको दिया जा रहा है, स्टेट को, कि भैया आपको प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को। वहीं पे हमारा भी यहां पे क्या है, हमारा एज ए सिटीजन्स हमारा ये ड्यूटीज है कि हम लोगों को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो हम लोग यहां तक देख लिए कि हाँ भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो प्रोविजन है। अब इसके बाद एक सवाल आता है, क्या सिर्फ दो ही प्रोविजन है सर, इसके अलावा कुछ और प्रोविजन भी है क्या? तो हाँ भाई, इसके अलावा एक और, एक नहीं दो तीन प्रोविजन और भी है, तो हम लोग उसको देखते हैं। पहला है आर्टिकल 21A। देखो आर्टिकल 21A राइट टू लाइफ जो है हमारा है, ये क्लोजली लिंक होता है किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ, इसीलिए हम लोग आर्टिकल 21 पढ़ते हैं, है ना। आर्टिकल 21 भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की बात करता है, किसका, इन्वायरमेंट का। आर्टिकल 21 किसका प्रोटेक्शन का बात कर रहा है भाई, इन्वायरमेंट का। चलो देखते हैं कैसे। देखो
राइट टू लाइफ, है ना। अच्छा, हम लोगों को हेल्दी लाइफ जीने के लिए क्या चाहिए? एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए भाई, सही बात है। अब प्रॉपर इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए? फ्री ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिजीज एंड इन्फेक्शन, है ना। देखो, एक हेल्दी लाइफ हम लोग को जीने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए अपन को। इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? डिजीज फ्री होना चाहिए, इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए, तभी तो हम लोग एक प्रॉपर हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, है ना। आप इसको अदर वर्ड्स में कह दो तो हेल्दी लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट हेल्दी एंड पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, है ना। यदि हम इसको अदर वर्ड्स में बोले तो क्या पोल्यूशन फ्री बिना, जैसे यहां पे लिखा हुआ ना हेल्दी लाइफ पॉसिबल है क्या पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट के बिना? पॉसिबल ही नहीं। हेल्दी लाइफ तभी जियोगे ना जब इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री होगा। यहां पे यही मतलब है। तो एटलीस्ट स्टेट को क्या करना चाहिए? एटलीस्ट स्टेट को ये इंश्योर करना चाहिए कि पर्सन ह्यूमन डिग्निटी के साथ जी सके। अब डिग्निटी का यहां पे क्या मतलब? ह्यूमन डिग्निटी का मतलब ये है कि इंसान जो है, पर्सन जो है, वो डिजीज फ्री इन्वायरमेंट, इन्फेक्शन फ्री इन्वायरमेंट में एटलीस्ट जी सके। ये चीज किसको इंश्योर करना चाहिए? स्टेट को, है ना। आर्टिकल 21 ये बोलता है स्टेट को एटलीस्ट मिनिमम ऐसा कंडीशन प्रोवाइड करना चाहिए हम ह्यूमन बीइंग को, हम पर्सन को, कि हम लोग थोड़ा बहुत डिग्निटी के साथ जी सके। यहां पे डिग्निटी का ये मतलब है, यहां पे डिग्निटी का मतलब ये है कि आप फ्री ऑफ डेंजर बोल सकते हो, डेंजर ऑफ डिजीज एंड इन्फेक्शन, है ना। फ्री ऑफ डेंजर ऑफ डिजीज एंड इन्फेक्शन, यहां पे ह्यूमन डिग्निटी का ये मतलब है। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप जानते ही हो, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और द पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द, ये आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यहां पे देखो, ये आर्टिकल 21 हमारे फंडामेंटल राइट्स का हर्ट बोला जाता है। ये आपको याद होगा, आपको मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया था। और आप जानते हो ना, सुप्रीम कोर्ट जो टाइम टू टाइम जो है, ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, इसको एक्सपैंड करते रहता है। इसका मीनिंग को टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट जब उसको इंटरप्रिटेशन करता है तो उसका जो मीनिंग है ना, वो एक्सपैंड ब्रॉड होते जाता है। तो आर्टिकल 21 गारंटी ए फंडामेंटल राइट टू लाइफ। अब ये जो हम लोग को आर्टिकल 21 है, ये जो फंडामेंटल राइट टू लाइफ गारंटी करता है, इसका मतलब क्या है? लाइफ ऑफ ए डिग्निटी, है ना। लाइफ ऑफ डिग्निटी अब कैसे होगा? टू बी लिव्ड इन प्रॉपर इन्वायरमेंट। प्रॉपर इन्वायरमेंट मीन्स फ्री ऑफ डेंजर ऑफ डिजीज एंड इन्फेक्शन। अभी जस्ट जो मैंने बोला वही बात है यहां पे। चलो थोड़ा समझ देखते हैं, ये जो राइट टू लिव इन हेल्दी फ्री इन्वायरमेंट है ना, ये सबसे पहले कब रिकॉग्नाइज करा गया था? किस केस में रिकॉग्नाइज करा गया था? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आप देखो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो राइट टू लिव इन हेल्दी इन्वायरमेंट है ना, इसको कब बोला गया कि ये 21 का पार्ट होगा? आर्टिकल 21 का पार्ट राइट टू लिव इन हेल्दी इन्वायरमेंट, ये किस केस में बोला गया? तो देखो, इस केस में रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र, इसको मैं यहां पे ऐसे लिख दूंगा, रूलर RLEK, ठीक है। रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1988, है ना। ऐसी ये बेसिकली पॉपुलरली इसको हम लोग बोलते हैं देहरादून क्वेरिंग केस। आई होप आप लोग सारे लोग जानते हो देहरादून। उस टाइम पे जो अपना आज का उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश के अंदर ही आता था, है ना। तो देहरादून ओब्वियसली उत्तर प्रदेश के अंदर आएगा। खैर, तो इस केस में क्या हुआ? देखो, ये जो देख रहे हो ना आप, रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। ये देखो आप यहां पे देखो, मसूरी वाला रीजन आपको दिख रहा होगा। ये देखो मसूरी, जब आप यहाँ नीचे में देहरादून है, यहां से ऊपर जाओगे तो यहाँ पे मसूरी है। और ये थोड़ा कुछ सीनिक व्यूज है मसूरी का, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ के कुछ लोग, और ये जो रूरल लिटिगेशन इंटाइटलमेंट केंद्र है, ये लोग क्या करता है, एक लेटर लिखता है सुप्रीम कोर्ट को, एक लेटर लिखता है सुप्रीम कोर्ट को। और उसमें क्या इश्यूज था, ये लोग जो लेटर, अच्छा इसमें सिर्फ ये RLE केंद्र नहीं थे, कुछ और भी सारे लोग अदर्स भी थे। ये लोग लेटर लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट को और कंप्लेंट करते हैं कि इस रीजन में क्या हो रहा है, अनऑथराइज माइनिंग हो रहा है मसूरी वाले रीजन में। अच्छा, ये देहरादून बेल्ट में आता है मसूरी बहुत फेमस जगह है, ये सारे लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे अनऑथराइज माइनिंग हो रहा था, इसके बारे में ये रूरल लिटिगेशन इंटाइटलमेंट केंद्र और कुछ लोग मिलके एक लेटर लिखते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को। अब ये जो लेटर लिखता है, अच्छा ये लोग क्यों लिखेंगे लेटर, सवाल ये है क्योंकि यहाँ का जो सराउंडिंग है ना,
इस अनऑथराइज माइनिंग की वजह से खराब हो रहा था। यहाँ का जो सराउंडिंग है ना, अनऑथराइज माइनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर हो रहा था यहाँ पे। इसीलिए ये लोग लेटर लिखते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के ये लेटर लिखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस लेटर को ट्रीट करता है एज ए रीट पिटीशन, है ना। रीट पिटीशन आपको पता होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 के अंडर आता है ना। तो रीट पिटीशन इस लेटर को ट्रीट करता है और हमारा सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देता है कि यहाँ पे जो आप इलीगल माइनिंग कर रहे हो, है ना, उसको बंद करो। और ये किसके अंडर देता है? अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस पे भी हमारे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। देखो, अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट यहां पे आर्टिकल 48A और 51 क्लॉज ए सब क्लॉज जी में प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहा था। यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट आप कह सकते हो, जो यहां पे डिसीजंस दिया, यहां पे सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दिया, वहां पे इसको स्पेसिफाई नहीं किया, इसके अंडर नहीं दिया। यहां पे बोला सुप्रीम कोर्ट, क्या बोला, आप इसको आराम से समझना, है ना। देखो, यहां पे सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर नहीं, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोला कि आर्टिकल 48A 51A का वायलेशन, ऐसा कुछ नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट यहां पे क्या बोला कि देखो भैया, इसको हम ट्रीट करेंगे आर्टिकल 21 के अंदर, आर्टिकल 21 के अंदर इसको ट्रीट करेंगे, इस केस को। क्यों? अब सवाल है कि सर क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो माइनिंग हो रहा है ना, इस माइनिंग से यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, उस लोगों का, यहाँ पे जो पर्सन रह रहे हैं ना, इसके लाइफ पे इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे जो पर्सन रह रहे हैं, इसके लाइफ इफेक्ट हो रहा है। इसीलिए हम लोग मानेंगे ये माइनिंग से यहाँ के लोगों का जो लाइफ इफेक्ट हो रहा है, इसको हम लोग ट्रीट करेंगे अंडर आर्टिकल 21। समझ में आ रहा है भाई? आर्टिकल 21 के अंदर सुप्रीम कोर्ट क्यों ट्रीट किया इस लेटर को, इस रीट पिटीशन को? इसीलिए किया क्योंकि इस माइनिंग के वजह से यहां पे लोगों का जो लाइफ है ना, वो एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है ना, एडवर्सली अफेक्ट द लाइफ ऑफ पर्सन लिविंग देयर। हेंस यहां से हम लोग क्या मान सकते हैं कि ये जो माइनिंग है ना, ये किसका वायलेशन है? आर्टिकल 21 का वायलेशन है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो इस केस में सबसे पहले ये बोला गया राइट टू लिव इन हेल्दी इन्वायरमेंट, ये आर्टिकल 21 का पार्ट है। आर्टिकल 21 का ये पार्ट है, ये जो आप देख रहे हो राइट टू लिव इन हेल्दी इन्वायरमेंट, ये आर्टिकल 21 का पार्ट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो कुछ केसेस का और हम लोग बात कर लेते हैं। केसेस जानना बहुत जरूरी है। लास्ट में मैं 15 लैंडमार्क केस पे स्पेशल एक वीडियोस बनाऊंगा। यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी बात करते निकलूंगा कि इन सब केस में भी बोला गया कि पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट एक पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। ये सब हम लोग पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ है। ये सब थोड़ा थोड़ा बात हम लोग इसमें करते निकलेंगे। देखो, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट भी क्या ट्रीट किया? राइट टू लिव इन पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट एज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, फिर एक आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट क्या बोला? T दामोदर राव वर्सेस एसओ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैदराबाद वाले केस में, इसमें ये बोला राइट टू लिव इन हेल्दी इन्वायरमेंट वॉज स्पेशली डिक्लेयर्ड टू बी पार्ट ऑफ 21 आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इस पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इतना समझदार आप भी हो, टाइम वेस्ट नहीं करना अपन को। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर क्या दिया कि क्लोज ऑल द पोल्यूशन टेनरीज विच पोल्यूट गंगा रिवर, है ना। यहां भी किसका हेल्प लिया गया? आर्टिकल 21। फिर देखो, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997, और इसको पॉपुलरली नोन एज ताजमहल केसेस बोलते हैं। इसमें क्या था बेसिकली, ये ताजमहल वाला जो एरिया है ना, मान लो ये ताजमहल, यहाँ पे ताजमहल है, तो ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में कहीं पे आप कह सकते हो कुछ इंडस्ट्रीज था। इस इंडस्ट्री से जो इमिशन, इस इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन हो रहा था ना, उससे क्या हो रहा था, ये पूरा एरिया अफेक्ट था। इनफैक्ट ताजमहल भी अफेक्ट था। तो ये केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट इस इंडस्ट्रीज को यहाँ से बंद करवा दिया कि ये रीज़न दे करके कि इस एरिया में जो लोग रहते हैं उसका लाइफ अफेक्ट हो रहा है और ताजमहल भी अफेक्ट हो रहा है ना। तो इस केस को पॉपुलरली हम लोग ताजमहल केस बोलते हैं।
यहाँ पे ऐसे 2 3 4 केस हैं, एक ये भी केस है, देख लो, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें भी बोला गया इट हैज बीन हेल्ड दैट राइट टू पोल्यूशन फ्री एयर फॉल्स विद इन द आर्टिकल ऑफ 21। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 47। देखो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े, हम लोग अभी तक 3 4 प्रोविजन पढ़ चुके हैं ना, 2 प्रोविजन तो पहले पढ़ लिए, अभी आर्टिकल 21 पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो आर्टिकल 47 भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोविजन है ना। आर्टिकल 47 भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कैसे, थोड़ा सा ये देखो। इसके बाद आर्टिकल 49 भी देखोगे तो ये भी हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोविजन है। देखो आर्टिकल 47 क्या बोलता है, स्टेट सेल रिगार्ड, है ना। यहां पे स्टेट की ड्यूटी बताई जा रही। स्टेट का जो ड्यूटी है, स्टेट का ड्यूटी क्या है, जो न्यूट्रिशन का लेवल है ना, हम लोग पीपल्स में जो न्यूट्रिशन का लेवल है उसको क्या करना है भाई, रेज। ये जो न्यूट्रिशन का लेवल है ना, इसको क्या करना है, रेज करना है। ये स्टेट की ड्यूटी, जैसे सेल लग गया ना यहाँ पे, आप समझ लो ये स्टेट की ड्यूटी है कि न्यूट्रिशन का लेवल को रेज करना है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है पीपल का, उसको भी रेज करना है, और पब्लिक हेल्थ जो है पीपल्स का, उसको भी रेज करना है, इंप्रूव करना है। ये किसकी, स्टेट की प्राइमरी ड्यूटीज है। तो आर्टिकल 47 अपना ये बोलता है स्टेट का, देखो भैया क्या क्या ड्यूटीज है। सबसे पहला रेज करना है लेवल, क्या चीज का, न्यूट्रिशन का लेवल रेज करना है, न्यूट्रिशन का। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तीसरा क्या बोला भैया आर्टिकल 47 कि भैया पब्लिक हेल्थ जो है इसको भी इंप्रूव करना है ना। ये क्या है, ये ड्यूटीज है किसकी भाई, ये ड्यूटी है स्टेट की। तो सवाल ये है, यहां पे इन्वायरमेंट की तो बात ही नहीं हो रही है ना, इन्वायरमेंट की तो बात ही नहीं हो रही है। लेकिन आप यहां पे ये ध्यान दो, ये जो आप कह रहे हो ना कि पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करना है, पब्लिक हेल्थ जो इंप्रूव करना है, इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ also include the protection and improvement of environment। अब बताओ कैसे, देखो यदि इन्वायरमेंट आपका पोल्यूशन फ्री नहीं होगा, इन्वायरमेंट सही नहीं होगा, तो पब्लिक हेल्थ कहीं से भी सही होगा, नहीं होगा। तो क्या हम लोग पोल्यूशन फ्री, यदि हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री नहीं रहेगा तो क्या पब्लिक हेल्थ आप इंश्योर कर पाओगे, अच्छा पब्लिक हेल्थ इंश्योर कर पाओगे, नहीं। तो कहीं ना कहीं अपन को क्या करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट का जैसे हम लोग प्रोटेक्शन करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे, उससे क्या होगा, पब्लिक हेल्थ हो सकता है। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट विदाउट विच पब्लिक हेल्थ कैन नॉट बी एश्योर, है ना। पब्लिक हेल्थ उसके बिना एश्योर करा ही नहीं जा सकता है। इन्वायरमेंट को आप प्रोटेक्शन नहीं करोगे, इन्वायरमेंट का इंप्रूवमेंट नहीं करोगे, तो पब्लिक हेल्थ आपका अच्छा होगा ही नहीं, है ना। पब्लिक हेल्थ हो ही नहीं सकता अच्छा। तो अपन को क्या करना है, इन्वायरमेंट को इंप्रूव करना है ना। तो यहां भी इन्वायरमेंट की बात आ गई। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 49। देखो आर्टिकल 49 भी कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये आर्टिकल है, देखो कैसे, आर्टिकल 49 सबसे पहले समझो कि ये डील क्या करता है। आर्टिकल 49 ये बोलता है, ये स्टेट को क्या करना चाहिए भाई, प्रोटेक्ट करना चाहिए। इट डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। नेशनल इंपॉर्टेंस वाला जो भी आप कह सकते हो मॉन्यूमेंट्स है, प्लेस है, ऑब्जेक्ट है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है आर्टिकल 49। और प्रोटेक्ट कराएगा कौन भाई, ऑब्वियसली स्टेट कराएगा। तो ये स्टेट की कहीं ना कहीं ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करे जो कि हमारा हिस्टोरिकल आप कह सकते हो, आर्टिस्ट, बेसिकली जो मॉन्यूमेंट्स, प्लेस और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट वाला हो, जो कि किसी लॉ के अंदर या फिर आप कह सकते हो जो हमारा नेशनल इंपॉर्टेंस वाला हो, उसको बचाने को, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, स्टेट को करना चाहिए। और हमारा आर्टिकल 49 उसको प्रोटेक्ट करता है ना। क्या चीज से, फ्रॉम स्पॉयलेशन से, डिसफिगरमेंट से, डिस्ट्रक्शन से, रिमूवल से, डिस्पोजल से और एक्सपोर्ट से।
ठीक है। कोई हमारा जो नेशनल इंपॉर्टेंस वाला मान लो मॉन्यूमेंट्स है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है आर्टिकल 49। और ये प्रोटेक्शन तभी एश्योर करा जा सकता है जब हम लोग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और इम्प्रूव करें। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 49 भी हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करता है। यहां पे देखना भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से एक केस है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो, एक पिटिशनर रीट फाइल किया आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट इशू क्या ऑर्डर किया देखो, और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट इशू ऑर्डर करे किस चीज के लिए भाई, एयर पोल्यूशन जो ताजमहल पे हो रहा है, क्योंकि ताजमहल हमारे क्या है, कल्चरल हेरिटेज साइट्स है, और इस एयर पोल्यूशन की वजह से ताजमहल को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। मान लो ये ताजमहल है हमारा, और इसके आसपास से में जो एयर पोल्यूशन हो रहा है ना, मान लो बहुत सारा फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज, जिसकी वजह से ये ताजमहल हमारा क्या हो रहा है भाई, पोल्यूट हो रहा है। तो ये कुछ लोग पिटीशन फाइल किए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला देखो, सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये जो भी इंडस्ट्रीज है, इन सारे इंडस्ट्रीज, ये लोग जो कोल यूज करते हैं, आप कोल को बंद करें और आप गैस का यूज करना स्टार्ट कीजिए। यदि आप गैस यूज नहीं कर सकते हैं तो अपने यूनिट्स को आप क्या कीजिए भाई, बंद कर दीजिए। दूसरा ये बोला गया कि जो भी शॉप्स, जो भी इंपोरिया था ताजमहल प्रीमिसेस के अंदर, सबको क्या कर दो भाई, बंद कर दो। और उसके बाद देखो कि बाईपास एक बनाया गया आगरा से, ताकि सिटी का जो भी ट्रैफिक है ना उसको डाइवर्ट करा जा सके। आगरा बाईपास इसलिए बनाया गया। उसके बाद जो भी इंडस्ट्रीज है यहां पे वो शिफ्ट करे दूसरे जगह पे, है ना, और उसके लिए गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव भी देगी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है, ताकि ये जो हेरिटेज है हमारा ताजमहल, इसको बचाया जा सके। ये भी किसके अंडर, आर्टिकल 49 के अंदर। तो यहां भी कहीं ना कहीं हम लोग देखें कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन की बात करा जा रहा है, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन का बात करा जा रहा है। तो इसी तरह के और लीगल, अरे चलो कोई नहीं, खैर यहां तक यदि आप आए हो और आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना है, इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करो। और आपको नोट्स चाहिए तो लॉयर प्रशांत को विजिट करो, आपको नोट्स मिल जाएगा। और आपको इन्वायरमेंटल लॉ पूरा मैंने खत्म कराया, प्लेलिस्ट विजिट करो आपको। और आप किसी तरह का क्वेरीज हो तो आप मुझे लॉयर प्रशांत यूजर नेम टेलीग्राम पे जाके आप मुझे वहां पे पूछ सकते हो, और या फिर आप इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।